वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपनी जर्नी को एक नया रूप देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आज हमने टॉपिक उठाया कॉमर्स और ट्रेड। अर्थात कॉमर्स और ट्रेड का मतलब ये होता है कि वाणिज्य और व्यापार यानी अगल बगल के देशों से हमारे कैसे कॉमर्शियल जो है संबंध है, रिलेशन, उनके कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे। ये सवाल पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो चलिए एक एक करके अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आपको इस पीडीएफ में एक ब्लू कलर से लिंक दिख रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। बॉटम में जो फुटर है इस पीडीएफ का, देखिए ये यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ वहां से देखें। तो पहला सवाल, चीनी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में सवाल आया है। कब आया? 2020 में। चीनी मुद्रा को, यानी कि चीन की करेंसी क्या है? ऑप्शन है डॉलर, रुपया, रेनमी और पाउंड। तो सही जवाब क्या है? रेनमी। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अर्मेनिया की मुद्रा को द्वाम। क्या कहते हैं? द्वाम। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर स्टर्लिन, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया और सिंगापुर येन। ये गलत है, येन होना चाहिए था, वैसे येन एक मुद्रा होती है। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। इथोपिया की मुद्रा होती है डॉलर, शिलिंग, टका और बिर। तो इथोपिया की मुद्रा क्या है? बिर। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बिर। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा रुपया, दिनार, पेसो और डॉलर। रुपया, दिनार, पेसो और डॉलर। तो मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। डॉलर को क्लिक मत करें कि आप यूएसए के पास समझ के डॉलर लगा दें। क्या मुद्रा है? पेसो। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। देखिए सवाल वही है, बस पूछा थोड़ा सा घुमा के है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा, तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल और यूरो। डॉलर, पाउंड, रियाल और यूरो। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। इसके बाद है फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? भारत के बारे में बात हो रही है, तो इस कहाँ पर इसका मुख्यालय? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए सब 2020 में सवाल आए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो म्यांमार की मुद्रा क्यात। क्या है? क्यात। SNPBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है। तो उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? 30। ऑप्शन आपको 20, 30, 40, 50 ऐसे दे रखा है, पर इनकी संख्या कितनी है? 30। अगला, यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में वैश्विक औसत 4.3% के मुकाबले सिकुड़ गई है। तो कितनी सिकुड़ गई? 4%, 9%, 4.6 और 11। तो ये कितनी सिकुड़ी? 9.6%। 9.6% सिकुड़ी है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हो सकता है इस बार भी फिर पूछ दे, बशर्ते डाटा करंट का है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पिछले साल आए हुए समय का हो सकता है तुलनात्मक रूप में, तो उसको हम ध्यान। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में निर्यात, बेटा ये निर्यात है, निर्यात और आयात में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। तो आयात और निर्यात में कितना दर्ज किया गया उसका गिरावट, उसके बारे में बात की। आयात और निर्यात दोनों की बात करनी, किसी एक को बात लेकर नहीं करेंगे। तो पहले जो लिखा होगा वो आयात होगा, और सॉरी निर्यात, और अगला वाला आयात। निर्यात इन द सेंस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयात इन द सेंस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो ले रहे हैं। ऑप्शन ए 60 और 59, 40, 50, 30, 60, 50, 60। इसका आंसर है 60 और
59। कितना बेटा? 60 और 59। अगला प्रश्न है, 2025 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। मतलब पूछ ये रहा है कि कितने ट्रिलियन डॉलर तक अर्थव्यवस्था पहुंचाने का लक्ष्य किसका है? भारत का। ऐसी बात हो रही किसके विषय में? भारत के विषय में। तो इसका सही जवाब क्या है? कितने ट्रिलियन करना चाहता है इसको? 5 ट्रिलियन। कितना? 5 ट्रिलियन। कब? 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अर्थात जीडीपी को पहुंचाने की बात हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य। देखिए, बॉक्साइट का भंडारण की बात करें या बॉक्साइट के उत्पादक की बात करें, दोनों में बहुत अंतर है। भंडारण स्टोरेज करने वाला राज्य और उत्पादन करने वाला राज्य अलग है। तो हम स्टोरेज करने वाले की बात कर रहे हैं, भंडारण की स्टोरेज होता है। तो कौन सा राज्य है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो ओडिशा में सबसे ज्यादा इसका स्टोरेज होता है। कहाँ? ओडिशा। कोयला भंडारण की, देखिए ये भी स्टोरेज से आया। हम जनरली क्या पढ़ते हैं? उत्पादन में कौन अग्रणी है, पहुंच क्या रहा है, स्टोरेज में कौन अग्रणी है। तो हमें इस लेवल से चीजों को देखना है। देखिए, जनरली हम पूछते हैं कोयला में सबसे आगे का राज्य, सोना में क्या है, लोहा में क्या है, पर हम इस गौर से कहाँ इतना डीप में पढ़ते हैं कि नहीं आखिर स्टोरेज भी कोई और कर रहा होगा। तो अगला है, जैसे कोयला भंडारण की बात करें तो कोयला के भंडारण की जो बात हो रही है, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका भंडारण जो है कौन करता है? झारखंड। कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य। भंडारण फिर से देखिए, सभी प्रश्न 2020 में है और सब ऐसे ही पूछ रहा है। भंडारण, स्टोरेज, कोबाल्ट की। तो अब कोबाल्ट का भंडारण कहां पर है सबसे ज्यादा? बताइए। ऑप्शन आपके क्या क्या है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात। कोबाल्ट। अब इसको पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। कमेंट करिए जरा जल्दी, फटाक से आंसर दीजिए इसका। और सही जवाब आना चाहिए सबका, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, फिलहाल इसका सही जवाब आप है क्या? ओडिशा। ओडिशा, पहले उड़ीसा हुआ करता, अब क्या? ओडिशा। आगे, हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य। देखिए, हीरा भंडारण, हीरा दरअसल होता कहीं और, भंडारण स्टोरेज कहीं और किया जा रहा है, और शीर्ष राज्य हीरा के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब। स्टोरेज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य। अब सोना का भंडार, सोना का स्टोरेज, एक और जन्नत सी बात है कि स्टोरेज, पॉपुलेशन ज्यादा तो वहां उसकी डिमांड ज्यादा। एक एक हमारा एक अप्रोच ये भी कहता है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश, उस वजह से यहाँ के लोगों पर सोने की डिमांड भी ज्यादा। तब डिमांड ज्यादा, सोना का भंडार कहाँ ज्यादा होगा? उत्तर प्रदेश में। फिर लौह अयस्क का भंडारण कर्नाटक का कौन सा स्थान है? किसमें पूछ रहा है? कर्नाटक का लौह अयस्क में कौन सा स्थान है? तो लौह अयस्क में कर्नाटक का स्थान क्या है? पहला स्थान है। कर्नाटक लौह अयस्क यानी कि जो लोहा का अयस्क है, उसको कर्नाटक सबसे ज्यादा स्टोरेज करता है। अगला, चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य। किसकी बात कर रहे हो? चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य। तो चांदी का जो भंडारण है उसका शीर्ष राज्य में ऑप्शन है आपके पास असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो बात किस अयस्क की हो रही है? चांदी की। तो इसका सही जवाब क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। अगला, बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान। बॉक्साइट की बात हो रही है, किसकी? बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा तो भंडारण था, क्या था? उत्पादक की बात हो रही बेटा, उत्पादक। क्योंकि भंडारण में तो फिर दूसरा राज्य आ जाएगा, ओडिशा। तो बॉक्साइट के उत्पादक की बात हो रही है, यानी कि इसको प्रोड्यूस कौन ज्यादा कर रहा है? वो है झारखंड। जिप्सम उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? अब जिप्सम की बात हो रही है, जिप्सम। तो जिप्सम के उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। सही जवाब क्या है? राजस्थान। समय को बचाते हुए और जो ऑप्शन नहीं उन पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब अभ्रक जो है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष स्थान हो जाएगा बेटा क्या? शीर्ष स्थान। तीसरा, दूसरा, चौथा ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा स्थान आएगा? शीर्ष स्थान। अब आगे बात करते हैं, संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है?
भारत की राज्य भाषा इंग्लिश तो हो ही नहीं सकती, उर्दू भी नहीं है, तमिल भी नहीं, कौन सी है? हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाएं, सभी लोग जानते हैं। कितनी भाषाएं? 22। इसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में कौन से नंबर की भाषा, ये बात ध्यान रखें, 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को सम्मिलित किया गया? तो वह भाषा कौन सी है? सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 1993, 1992, 90, 72। तो देखिए 71वां संविधान संशोधन 92 में हुआ था, इसीलिए इस वर्ष उसको जोड़ा गया। अगला, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 2003 में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, अंत में इनको मिलाकर कितनी भाषाएं हुई थी? 22। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92 या 93, 94, किसकी बात करेंगे? तो संविधान संशोधन है 92, यानी कि 92वें संविधान संशोधन में हुआ था। अब भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा तमिल है नहीं, बंगला, कन्नड़, मराठी। तो सबसे ज्यादा हिंदी के बाद कौन सी भाषा जो बोली जाती है? बंगला। कौन सी? बंगला। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमेशा सदैव बेटा आरबीआई देता है। कौन देता है? आरबीआई। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इस पर हमें क्लास हमारी बनी है, उसका डिस्कशन हम वहां पे देखेंगे। अब आगे बात करते हैं, बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बजट बेटा देखिए, दरअसल कुछ चीजें हमें पॉलिटी से निकल के आ रही हैं, पर इस सेक्टर में उनको रखा गया है। ठीक है, तो बजट जो है संविधान के 110वें अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा है? 110 आर्टिकल या अनुच्छेद में रखा गया बजट को। सरकार द्वारा बजट के संबंध में कितनी निधियों का निर्माण किया जाता है? निधियां जानते हैं आप लोग, मतलब फंड होता है बेटा। फंड क्या होता है? फंड, कि किस किस प्रकार के फंड है। तो इनकी कुल संख्या बेटा कितनी? 3। कितनी है? 3। और इन तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में हम आपसे जानना चाहते हैं, कभी भी आपसे नाम भी पूछ सकता है। चलिए, अगर वाह, अगला तो आपको ऑप्शन में नाम मिल गया। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान में, देखिए एक निधि आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल गई। अगला प्रश्न फिर आकस्मिक निधि, एक नाम और मिल गया। तीसरा नाम तो जरूर कमेंट में बताएं, फिर अब नहीं बताने वाला। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? संचित निधि की बात हो रही। तो ये किस आर्टिकल में है संविधान में? 266, 266, इसको 266 भी कुछ लोग कहते हैं, तो डजंट मैटर। आगे बात करते हैं आकस्मिक निधि, इसके ठीक बाद 267, किसमें? 267, आर्टिकल नंबर 267। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो मैंग्रोव वन का कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में 0.15% बेटा। कितना? 0.15% प्रतिशत 0.15% है। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण, बेटा थोड़ा सा चेक करते चले, वनावरण है, वनावरण, वाह बालक गया है। वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कहने का मतलब ये, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका वनावरण यानी कि वन कितने प्रतिशत की बात हो रही है? 21.71, 24.62, 21.62, ये बेटा दशमलव है ये, और 25.62, तो कितना परसेंट बेटा? 24.62। कितना? 24.62, 24.62% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में
भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही आरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। अगला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। अगला मध्य प्रदेश। देखिए बड़ा कंफ्यूजन सा दिया क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वो आपको 3 जगह पे मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। आंध्र प्रदेश नहीं है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला फिर आता है बेटा अरुणाचल प्रदेश का नंबर। अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी अब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। एक तो पहले ही गलत हो गया था। इसके बाद फिर बेटा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, ये वाला। अब यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी एलिमिनेटिंग मेथड से देख सकते हैं। फिर अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण, फिर से वही गलती है टाइपिंग की, वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है बताइए। भारत कब की रिपोर्ट बेटा? 2021 के अनुसार कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का। अब ये प्रश्न अलग है, पहले कुल भौगोलिक क्षेत्र कहा गया था, अब किसका कहा जा रहा है? कुल वनावरण क्षेत्र का, यानी जो ऑलरेडी वन है उसमें से उसकी बात हो रही। तो इनका परसेंट क्या है? 21.51, 21.61, 21.72 और 21.79। देखिए कितने पास पास के नंबर दिए, सब में 21 तो है ही। उसके बाद आखिर सही कौन सा, इसकी बात आती तो बेटा सही है 21.79%, 21.79। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास विनिर्माण किया जाएगा? कहने का मतलब है कि अब 2022-23 के जो केंद्रीय बजट आया, सवाल कब पूछा गया और कब है, देखो है जो बजट है इसके अनुसार वंदे भारत की बात हो रही, कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, उनकी संख्या 450, 200, 300, 400। तो इनके जो टारगेट है बेटा कितना? 400 ट्रेनें चलाने का टारगेट है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? कहने का मतलब यह है सकल घरेलू, कहाँ गया, हाँ, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का। तो ये जो घाटा हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, और जीडीपी से लेकर उसका कितना प्रतिशत है इसकी बात हो रही है। 6.4, 6.5, 6.9 और 6%। तो कितना बेटा इसका? 6.4% है। अगला केंद्र सरकार का ऋण 2020 से 21 बेटा है, 21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। ये तो कब बेटा? 2020 और 21 में, 2020 और 21 में पहुंच रहा है और कितना परसेंट हो गया है? तो देखिए ऑप्शन आपका 61.1%, 57.1%, 59.3 और 60.3%। तो सही जवाब है बेटा 59.3%। कितना? 59.3%। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच यानी सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन 25,000, 4,000, 2,000 और 2,500 किलोमीटर। देखिए 25,000 तो बिल्कुल ही गलत है, इतना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट। 4,000 किलोमीटर की बात करते हैं, 4,000 भी काफी बड़ा है नंबर, बजट बहुत चाहिए होगा। 2,000 और 2,500 बड़ा पास पास का नंबर है, बट जो सही आंसर है आपका कितना है? 2,000 किलोमीटर के लिए लगाया गया जो बजट है सुरक्षा कवच को, यानी उसको 2,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था, परसेंट पूछ रहा है। जीडीपी का 7.2%, जीडीपी का 8.4%, जीडीपी का 9.3% और जीडीपी का 9 कितना बेटा? 4%। तो सही जवाब क्या है? 9.3%। कितना बेटा? 9.3% जीडीपी का है, जीडीपी का, पूरे की बात नहीं हो रही, ठीक है।
अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति मार्गों टर्मिनल तैयार किए जा रहे हैं, मार्गो टर्मिनल तैयार किए जा रहे हैं। और ये 22 और 23 का जो बजट है उसके अनुसार अगले 3 वर्षों की बात हो रही है। तो इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन बेटा करंट से भी उठा के हमने दिए हैं, ताकि आप जहां से पूछे जा रहे हैं उसके आसपास के सवाल हैं और ये बहुत जरूरी हैं। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन हमारे ऐसे भी हो गए। तो बेटा इन ऐसे टर्मिनल्स को जो संख्या है 75, 150, 100 और 125, इनकी संख्या कितनी बेटा? 100। कितनी है? 100। तो इस प्रकार से हमने इस वाले क्षेत्र में हमने 43 क्वेश्चंस को देखा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक पर, उस पर चर्चा करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक सबको बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम के लिए बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए। पीडीएफ नोट्स जहां से मिले उनको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ इनको पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर को जितने बार रिपीट कर सकते उतने बार रिपीट, आसपास के जो भी सवाल है टच करते